हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे गणित का पैडागोजी सेक्शन, जो सीटेट में बहुत महत्वपूर्ण है। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन जो पैडागोजी से आता है, इसका आज टॉपिक नंबर 9 है। तो आप लोग अगर नहीं देखे और टॉपिक, तो पीछे जाकर वीडियो में देख लीजिए, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। गणित शिक्षण में एरर एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, एरर एनालिसिस का मतलब जो होता है, इससे पता चलता है कि छात्र कहाँ और कैसे गलती कर रहा है, ठीक ना। तो इसका इस हिसाब से क्या सही जवाब हो जाएगा? गलतियों के कारण का पहचान करना। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, सी। अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। 2 है, यदि छात्र 1/2 प्लस 1/3 बराबर 2/5 लिखता है तो यह किस प्रकार की त्रुटि है? तो देखिए, कहने का मतलब है कि 1/2 मतलब जोड़ दे रहा है सबको, ठीक ना। 1/2 प्लस 1/3 जोड़ के क्या ला दे रहा है? 2 बटे ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, 2/5 ला दे रहा है, जो कि गलत है, ठीक ना। तो वह किस प्रकार की त्रुटि पूछ रहा है? तो यह जो है कंसेप्ट एरर होता है, ठीक ना। उसकी अवधारणा क्या है? अस्पष्ट नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। छात्र 36/6 बराबर 5 लिखता है, यह किस प्रकार की गलती है? तो देखिए, अगर हम 36 में 6 से भाग दे देंगे इस तरह, तो आना चाहिए 6, लेकिन छात्र क्या कर रहा है? 5 लिख रहा है। इसका मतलब है कि यह क्या कर रहा है? केयरलेस है, ठीक ना। छात्र ध्यान नहीं दे रहा है, ध्यान की कमी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केयरलेस। प्रश्न नंबर 4 है, जब छात्र घटाने में बार बार बैरो लेना भूल जाता है तो यह किस त्रुटि कौन सी त्रुटि है? मतलब जो हासिल होता है उसको लेना भूल जा रहा है। तो यह किस प्रकार की त्रुटि होगी? तो ये देखिए, जो त्रुटि होगी, प्रक्रिया क्या कर रहा है? सही ढंग से लागू नहीं कर पा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रोसीड्यूरल, ठीक ना। मतलब प्रोसेस जो है वो सही से लागू नहीं कर पा रहा है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, हम बताए थे जो डायग्नोस्टिक टेस्ट का जो उद्देश्य होता है वह कठिनाइयों का पहचानना होता है, ठीक ना। बच्चा किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहा है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कठिनाइयों की पहचान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। रेमेडियल टीचिंग का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो देखिए, जो रेमेडियल टीचिंग होती है यह व्यक्तिगत आवश्यकता पर आधारित होती है, ठीक ना। तो इसका मतलब हो जाएगा, रेमेडियल टीचिंग में क्या होता है? जो कमज़ोर होते हैं उनको अलग से समझाया जाता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, कमज़ोर छात्रों को अलग से समझाना। ऑप्शन नंबर 2। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। यदि शिक्षक त्रुटि पहचान कर तुरंत सुधार करता है तो यह किस प्रकार का मूल्यांकन से जुड़ा है, ठीक ना। तो देखिए, जब त्रुटि देख करके तुरंत अगर उसको सुधार कर दे रहा है तो इसका मतलब वो फॉर्मेटिव मूल्यांकन होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, सम्मेटिव मूल्यांकन होता है पाठ्यक्रम के अंत में पता करना, ठीक ना। प्रश्न नंबर 8 है, बार बार होने वाली गलतियां क्या दर्शाती है? तो देखिए, जो बार बार गलती होती है वह क्या दर्शाती है? अवधारणा क्या है? उसकी स्पष्ट नहीं है, ठीक ना। जब अवधारणा स्पष्ट नहीं रहेगी तो बार बार गलती होगी। जो कंसेप्ट है वह बार बार क्या है? मिसिंग अंडरस्टैंड है, ठीक ना। मिस स्टैंड है, ठीक ना। मिस स्टैंड इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, अवधारणा अस्पष्ट है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 9 है, रेमेडियल टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, रेमेडियल टीचिंग जो होती है वह सीखने की कमी को क्या करती है? दूर करती है, ठीक ना। जो सीखने में जो गैप होता है उसको क्या करती है? भरती है।
जो कमी होती है उसको दूर करती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने की कमी को दूर करना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 10, गलतियों को कैसे देखा जाना चाहिए। तो देखिए जो गलती होती है उसको एक सीखने के अवसर के रूप में देखेंगे तो बच्चा क्या करेगा, जल्दी सीखेगा, ठीक ना। यह स्वाभाविक होता है, सीखने की प्रक्रिया एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है जिसमें गलती होती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, एक छात्र 2/3 प्लस 3/4 बराबर 5/7 लिखता है। शिक्षक को सबसे पहले क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए। तो देखिए शिक्षक को जो सबसे पहले निष्कर्ष निकालना ये चाहिए कि उसकी अवधारणा स्पष्ट है कि नहीं है, ठीक ना। कि यह क्या कर रहा है कि अंश हर को सीधे जोड़ दे रहा है, ठीक ना, जो कि यह क्या है, कंसेप्ट एरर होता है, अवधारणा अस्पष्ट है, ठीक ना। तो इस हिसाब से क्या सही हो जाएगा, छात्र में भी भिन्नों की अवधारणा अस्पष्ट है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 12 है, कई छात्र क्षेत्रफल और परिमाप को एक दूसरे की जगह उपयोग कर रहे हैं, यह किस प्रकार की त्रुटि है। तो देखिए जब क्षेत्रफल और परिमाप को एक दूसरे की जगह उपयोग जब करेंगे तो ये जो त्रुटि होगी कौन सी, कंसेप्ट नहीं पता है, ठीक ना, अवधारणा नहीं पता है, तो इसलिए गलती कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 13, एक छात्र सही विधि जानता है फिर भी कभी कभी चिन्ह प्लस या माइनस बदल देता है, यह किस प्रकार की गलती है। तो जब वह जान तो रहा है सही विधि लेकिन क्या कर रहा है, प्लस माइनस में वो बदल दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वह केयरलेस है, ठीक ना, ध्यान की कमी है उसको। इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, केयरलेस है, ध्यान की कमी, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, शिक्षक ने पाया कि छात्र वर्ड प्रॉब्लम मतलब शब्द में प्रॉब्लम है पढ़कर यह तय नहीं कर पाते कि कौन सा ऑप्शन करना है, उचित उपाय क्या होगा। तो कह रहा है कि वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक ना, वर्ड प्रॉब्लम पढ़ करके यह नहीं तय कर पा रहा है कि कौन सा ऑप्शन करना है। तो इसमें कौन सही हो जाएगा, देखिए भाषा एवं भाषा एवं समस्या समझ पर काम करना, इस पर जब काम करेंगे तो समझने लगेगा बच्चा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 14 हो गया। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलिए, ठीक ना। प्रश्न नंबर 15 है, रेमेडियल टीचिंग को प्रभावी बनाने के लिए कौन सा कदम सबसे पहले होना चाहिए। तो देखिए इसको प्रभावी बनाने के लिए सबसे बड़े उसकी कठिनाइयों को पहचानना चाहिए, ठीक ना। जब कठिनाइयाँ उसकी त्रुटि पहचानी जाएगी तब वह प्रभावी होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 16 है, यदि शिक्षक मैनिपुलेटिव क्यूब स्ट्रिप्स का प्रयोग कर समझाता है तो यह किस उद्देश्य से है। तो देखिए ये क्या करना चाह रहा है शिक्षक, मतलब स्ट्रिप्स से क्यूब से ऐसे समझा रहा है, तो इसका मतलब है कि वह अवधारणा को स्पष्ट करने की बात कर रहा है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवधारणा स्पष्ट करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 17, किस प्रकार की त्रुटि के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस सबसे उपयुक्त है। तो देखिए एक प्रोसेस होता है, ठीक ना, प्रोसेस अभ्यास क्रमबद्ध को सुधारने के लिए, प्रक्रिया सुधारने के लिए क्या करेंगे, प्रोसीड्यूलर, ठीक ना, प्रोसीड्यूलर्स अभ्यास करेंगे तो प्रोसेस से तो यह सही रहेगा। आइए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, रेमेडियल टीचिंग में इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन क्यों जरूरी है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है समय कम लगता है, दूसरा है समय समान होते हैं, तीसरा है हर छात्र की कमी अलग
होती है और चौथा है अंक बढ़ते हैं। तो देखिए हर छात्र की क्या होती है, कमी अलग अलग होती है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है, यदि शिक्षक त्रुटियों पर तुरंत फीडबैक देता है तो इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है। देखिए जब तुरंत देगा ना तो फॉर्मेटिव मूल्यांकन होगा, तो इसमें क्या होगा कि सीखने में तुरंत सुधार होगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीखने में तुरंत सुधार। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर अब देखेंगे 20, एनसीएफ के अनुसार त्रुटि आधारित शिक्षण का सही दृष्टिकोण क्या है। तो देखिए एनसीएफ कहता है कि सही एनसीएफ के अनुसार कह रहा है कि त्रुटि आधारित शिक्षण का सही दृष्टिकोण क्या है। जो एनसीएफ होता है ना, जो गलती होती है उसको सीखने का वो अवसर मानता है, ठीक ना। प्रक्रिया मानता है, सीखने का प्रक्रिया होती है गलती, क्योंकि जब सीखेगा बच्चा तो उसमें गलती करेगा, ये स्वाभाविक है। तो इस हिसाब से इसका सही जवाब हो जाएगा गलतियों को सीखने का स्रोत मानना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 21, एक छात्र बार बार लिखता है, तो बार बार लिखने का मतलब हो गया क्या, बार बार लिखता है। जैसे कुछ बार बार एक ही शब्द को बार बार लिख रहा है, ठीक ना, तो इसका मतलब हो गया कि वो क्या कर रहा है, कंसेप्ट उसको नहीं पता है इसलिए बार बार लिख रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 22, छात्र 2 कोष्टक में x+3 कोष्टक बंद बराबर 2x+3 लिखता है, तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो देखिए इसमें जो शिक्षक को सबसे पहले डायग्नोस्टिक असेसमेंट करना चाहिए, मतलब कठिनाइयों का पता लगाना चाहिए, बच्चे में कौन सी कठिनाई है, ठीक ना, इसका पता लगाएंगे और भ्रम कैसा है इसको जानेंगे, तब वह आगे उसको बताएंगे, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 23 है, कई छात्र औसत निकालते समय कुछ योग को पदों की संख्या से भाग देना भूल जाते हैं, यह किस प्रकार की त्रुटि है। जैसे मान लीजिए योग निकालना है 1+2+3, तो उसमें क्या होता है कि औसत योग निकालने के लिए इसमें जितनी संख्या उतनी उस संख्या से भाग देना पड़ता है, तो यही चीज़ ये भूल जा रहा है, ठीक ना। जैसे 1 2 3 संख्या है तो 3 से हमें भाग देना पड़ेगा, तो यही भूल जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका जो प्रक्रिया क्या है सही नहीं है, ठीक ना। प्रोसीड्यूलर ये भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोसीड्यूलर त्रुटि है, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 24, वर्ड प्रॉब्लम में कितना अधिक और कितना कम जैसे शब्दों से छात्र भ्रमित हो जाते हैं, यह किस कारण से। तो देखिए यह भाषा की समझ नहीं हो पाती है, वो समझ नहीं पाते कैसी भाषा पूछा जा रहा है, ठीक ना, इसलिए वो भ्रमित हो जाते हैं। तो भाषा या समझ की समस्या होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 25, रेमेडियल टीचिंग के दौरान शिक्षक कंक्रीट पिक्टोरियल अब्स्ट्रैक्ट अपनाता है, तो इसका क्या उद्देश्य है। तो इसका जो उद्देश्य होता है अवधारणा को मजबूत करना, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवधारणा क्या करेगी, इससे मजबूत होगी, प्रक्रिया को समझाएंगे, उसका पता लगाएंगे, ठीक ना। प्रश्न नंबर 26 है, यदि शिक्षक समान गलती करने वाले छात्रों का छोटा समूह बनाकर पढ़ाता है तो यह क्या कहलाता है। मतलब सभी बच्चे, कुछ बच्चे हैं जो एक ही गलती कर रहे हैं, तो उसको छोटा समूह बना करके उसको अलग से पढ़ा रहा है, तो इसका मतलब है कि वह समान लर्निंग गैप पर केंद्रित उपचार कर रहा है, ठीक ना। जो समान गलतियां हो रही है उस पर यह सिखाने का प्रयास कर रहा है, ठीक। तो इसके हिसाब से इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, टारगेटेड रेमेडियल इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 27,
किस प्रकार की त्रुटि में कंसेप्ट मैपिंग सबसे अधिक उपयोगी है? तो देखिए कंसेप्चुअल में ही है, ठीक ना, कंसेप्चुअल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि अवधारणा को स्पष्ट होना जरूरी है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 28 है, एक छात्र जानता है कि विधि क्या है पर परीक्षा में घबराहट में गलती कर देता है, यह किस श्रेणी में आएगा? जब देखिए घबराहट होने के साथ गलती कर रहा है तो केयरलेस हो जा रहा है, ठीक ना, टेंशन के कारण वह त्रुटि कर दे रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 29 है, सीटेट के अनुसार रेमेडियल टीचिंग का सही क्रम क्या है? तो देखिए रेमेडियल टीचिंग में क्या होता है, पहले कठिनाइयों का पता लगाते हैं, ठीक ना, फिर उसका क्या करते हैं, उपचार करते हैं, फिर फीडबैक देते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा डायग्नोज, टेक, टीच फिर फीडबैक। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, कथन और निष्कर्ष से है। तो अब एजर्सन क्या कर रहा है, ये गणित में त्रुटियां सीखने का अभिन्न भाग है। दूसरा रीजन वो क्या कह रहा है, त्रुटियां छात्र की सोच की प्रक्रिया को प्रकट करती है। तो भाई सही बात लग रही है, ये भी सही है और ये भी सही है। गणित में त्रुटियां सीखने का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि जब गणित में त्रुटि करेंगे तभी सीखेंगे, ये स्वाभाविक है। और कह रहा है कि गणित छात्र के सोच को प्रक्रिया को प्रकट करती है, ये भी बात सही है। ये और दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 31, कथन कर रहा है गणित में बार बार होने वाली गलतियां अवधारणात्मक कमी का संकेत देती है। फिर रीजन कर रहा है कारण छात्र सूत्र याद कर लेते हैं लेकिन अवधारणा को नहीं समझते हैं। तो देखिए ये भी बात सही है, ये तो जो गलतियाँ और अवधारणा की कमी होती है, कंसेप्ट में गैप होता है। और दूसरा भी कह रहा है छात्र सूत्र याद कर लेते हैं लेकिन अवधारणा को नहीं समझते, ये भी बात सही है। तो दोनों सही है, ठीक ना। ए तथा आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 32 है, कथन कर रहा है कि लापरवाही से होने वाली गलतियों को उपचारात्मक शिक्षण से सुधारा नहीं जा सकता, ठीक। तो भाई सही बात, अगर लापरवाही से जो गलती हो रही है, लापरवाही करके उसमें उपचारात्मक शिक्षण से नहीं सुधार पाएंगे, तो इसका मतलब कि ये गलत हो गया। और दूसरा कह रहा है लापरवाही की गलतियाँ केवल ध्यान की कमी से होती है, ये बात सही है। जो लापरवाही होती है वह गलतियाँ होती है वह ध्यान की कमी से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें देखिए ए गलत और आर सही है। देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, ए गलत और आर सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 33 है, नैदानिक मूल्यांकन उपचारात्मक शिक्षण का आधार होता है। बात तो सही है, क्योंकि जो कठिनाई होती है उसी से उपचार होता है, ठीक ना। जब कठिनाई का पता कर चलेगा तभी ना उपचार करेंगे, तो ये बात तो सही है। दूसरा है नैदानिक मूल्यांकन सीखने की कठिनाइयों की पहचान करता है, ये भी बात सही है। क्या कि जब कठिनाइयाँ होगी तो पहचान करेगा, ठीक ना, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए और दोनों सही है और ए आर ए सही की व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 34, कथन कर रहा है प्रतिक्रियात्मक त्रुटियों को चरणबद्ध अभ्यास से सुधारा जा सकता है। जो प्रतिक्रियात्मक त्रुटि है उसको चरणबद्ध अभ्यास से सुधारा जा सकता है, बात तो सही है, ठीक ना, सुधारेंगे सुधर जाएगा, ठीक ना। दूसरा है प्रतिक्रियात्मक त्रुटियाँ प्रक्रिया के गलत प्रयोग से होती है, ये भी बात सही। अगर प्रक्रिया गलत होगी तभी तो त्रुटि होगी ना। तो इसका मतलब
दोनों सही है, ए आर सही दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 35 है। 35 है, अधरा अधरात्मक त्रुटियों के लिए केवल अधिक अभ्यास करना पर्याप्त है। तो ये जरूरी, जब कंसेप्ट नहीं पता रहेगा तो सिर्फ अभ्यास करने से थोड़ी ना आएगा, ठीक ना। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। दूसरा है, अधारणात्मक त्रुटियाँ गलत समझ के कारण होती है। ये बात सही है, जब कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो गलत होगा ही, समझ जब नहीं क्लियर रहेगी तो। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए गलत और आर सही। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 36 देखेंगे। कंक्रीट पिक्टोरियल अब्स्ट्रैक्ट पद्धति उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। बात तो सही लग रही है, ठीक ना, ये सही है। दूसरा है CPA, मतलब यही कंक्रीट पिक्टोरियल और अब्स्ट्रैक्ट पद्धति से छात्र ठोस अनुभव से अमूर्त अवधारणाओं तक पहुँचते हैं। ये भी बात सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 37। कथन कर रहा है कि भाषा संबंधी कठिनाई भी गणितीय त्रुटियों का कारण बन सकती है। ये भी बात सही है। अगर भाषा नहीं क्लियर होगी, समस्या होगी भाषा सीखने में, तो नहीं समझ में आएगी तो गणित की कठिनाइयों का त्रुटि बन सकती है। दूसरा है, शब्द समस्या वर्ड प्रॉब्लम में गणितीय भाषा की समझ आवश्यक होती है। ये भी बात सही है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर ए। अब प्रश्न नंबर 38 देखेंगे। कथन है, उपचारात्मक शिक्षण सभी छात्रों के लिए समान होना चाहिए। ये बात तो सही है, सही है ना। नहीं सही होगी। क्यों नहीं सही होगी, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण सभी बच्चों के लिए कैसे समान होगा। कोई बच्चा बहुत तेज होगा, बहुत कोई कमज़ोर होगा, तो सभी के लिए एक ही प्रकार की उपचारात्मक करेंगे, एक ही प्रकार से उपचार करेंगे, तो कैसे सही होगा, नहीं होगा ना, तो ये गलत हो गया। दूसरा है, सभी छात्रों को सीखने की गति समान होती है। कैसे, सभी छात्रों की सीखने की गति कहाँ समान होती है, किसी की तेज होगी, किसी की स्लो होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जब दोनों गलत है तो दोनों गलत कहाँ है, ऑप्शन में डी है, ऑप्शन नंबर डी। अब प्रश्न नंबर 39 देखेंगे। कथन करा, तुरंत दिया गया प्रतिपुष्टि गलतियों को पक्का होने से रोकता है। ये बात तो सही है, होने से रोक देगा, ठीक ना। दूसरा कारण कह रहा है, देर से दिया गया प्रतिपुष्टि गलत आदतें विकसित कर सकता है। ये भी सही है, तो ये दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 40। 40 है, कथन कर रहा है, गणित में त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक भाग है। बात सही है। दूसरा है, रीजन कारण जो है, त्रुटियां छात्र की सोच की प्रक्रिया को समझने में शिक्षक की सहायता करती है। ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये वीडियो अच्छी लगे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।